जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में आपका मैं स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स हिंदी माध्यम के दूसरे चैप्टर स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं बाह्य क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा। और बाह्य क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा की 3 स्थितियाँ होती हैं, जिनमें पहली स्थिति जो होती है वह एकल आवेश की स्थितिज ऊर्जा होती है, जिसको हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। इसके बाद जो दूसरी स्थिति होती है वो किसी बाह्य क्षेत्र में 2 आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा होती है। ये दूसरी स्थिति भी हम लोग वीडियो में पढ़ चुके हैं, पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब तीसरी स्थिति और सबसे लास्ट स्थिति हम लोगों को पढ़ना है बाह्य क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। द्विध्रुव का मतलब वैद्युत द्विध्रुव। तो चलिए, ये भी एक महत्वपूर्ण टर्म है, एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। बाह्य क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। आप वैद्युत द्विध्रुव के बारे में पढ़े होंगे कि ऐसा निकाय जिस पर बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे के पास पास होते हैं, तो ऐसे निकाय को ही हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो चलें, आप ध्यानपूर्वक देखें। अब हम आपको ये डेरिवेशन बताने जा रहे हैं, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन है। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को आप मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर कीजिएगा, ताकि इस डेरिवेशन को सब स्टूडेंट समझ सकें। और फिर अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी तो कमेंट करके आप हमें बताएंगे। बेल आइकन को प्रेस भी करेंगे और वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बाह्य क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। जैसा कि द्विध्रुव के बारे में आपको बताया गया कि ऐसा निकाय जिस पर बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे के पास पास हो, तो ऐसे निकाय को ही वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। चलिए देखिए, हम मान लेते हैं कि एक समान वैद्युत क्षेत्र चारों तरफ फैला हुआ है। तो अगर एक समान वैद्युत क्षेत्र E है, तो जहां वैद्युत क्षेत्र होगा वहां वैद्युत विभव भी होगा। ये आपको पता होना चाहिए कि जहां आवेश होता है वहां वैद्युत क्षेत्र होता है, और जहां वैद्युत क्षेत्र होता है वहां वैद्युत विभव जरूर होता है। तो ये एक समान वैद्युत क्षेत्र चारों तरफ फैला हुआ है। ये जो रेखाएं आप देख रहे हैं, ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, और इनके बीच की दूरियां समान हैं, यानी ये समानांतर हैं एक दूसरे के। और जब वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं, इसका मतलब ये हुआ कि वैद्युत क्षेत्र एक समान है। अब इस वैद्युत क्षेत्र में कोई वैद्युत द्विध्रुव है। इस वैद्युत द्विध्रुव का हम नाम भी रख सकते हैं, वैद्युत द्विध्रुव AB हम रख दे रहे हैं। वैद्युत द्विध्रुव AB है, जिसमें A पर +Q कूलाम का आवेश और B पर -Q कूलाम का आवेश है, और वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई 2a है। वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा अंश का कोण बना करके रखा गया है। एक बात आप जरा समझ लें कि आपको पता है कि वैद्युत क्षेत्र E = F/Q होता है, और यहाँ से अगर हम F की वैल्यू निकालें तो हो जाएगा E × Q। मतलब कहने का हमारा ये है कि अगर जहाँ वैद्युत क्षेत्र होगा, जहाँ आवेश होगा, वहाँ बल भी लगेगा। तो देखिए, यहाँ हर जगह वैद्युत क्षेत्र एक समान है और आवेश भी एक समान है। जो आवेश A पर है वही आवेश B पर है, और जो वैद्युत क्षेत्र A पर है वही वैद्युत क्षेत्र B पर है। इसका मतलब ये हुआ कि जो वैद्युत बल बिंदु A पर लगेगा वही वैद्युत बल बिंदु B पर लगेगा। लेकिन आवेश बराबर परंतु विपरीत है, इसलिए इन दोनों बिंदुओं पर बल तो लगेगा, बल बराबर होगा, लेकिन दिशा विपरीत होगी। अगर बलों की दिशा विपरीत होगी तो बल युग्म काम करेगा, और जब बल युग्म कार्य करेगा तो निकाय अपने अक्ष पर, यानी वैद्युत द्विध्रुव अपने अक्ष पर घूमने लगेगा। तो जब वैद्युत द्विध्रुव अपने अक्ष पर घूमेगा तो वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करेगा, और यह कार्य ही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। तो अब देखें, ये कार्य बराबर होता कितना है। तो कार्य बराबर आपको पता है कि बल गुणे विस्थापन होता है, लेकिन बल जो है बल आघूर्ण के बराबर भी होता है।
तो अब चले जरा ध्यान पूर्वक देखें, यहाँ बल आघूर्ण टा है और जो कोणीय विस्थापन, जब कोणीय विस्थापन होता है तो वहाँ बल नहीं, बल आघूर्ण काम करता है, याद रखे रहिएगा। और विस्थापन हो रहा है थीटा, तो याद रखे रहिए जैसे कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है, तो बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर कोणीय विस्थापन हो रहा है। तो जब कोणीय विस्थापन होता है तो वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया जाने वाला जो कार्य होगा वह कार्य W बराबर टा इंटू थीटा होगा। अब जो है हम ये टोटल कितना कार्य किया जा रहा है, तो टोटल कार्य करने के लिए हमें इसका समाकलन लेना होगा। चूंकि विस्थापन हो रहा है तो अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, अब हम यहाँ पर ये तो पूरा कोण थीटा है, लेकिन हम मान लेते हैं कि छोटा सा जो विस्थापन है वो डी थीटा है, क्योंकि जब संपूर्ण मान निकालना होता है तो संपूर्ण मान निकालने के लिए पहले हम छोटा सा मान निकालते हैं और छोटा सा मान निकाल करके उसका हम समाकलन कर देते हैं तो हमें पूरी वैल्यू ज्ञात हो जाती है। तो ये जो बल आघूर्ण है ये बल आघूर्ण टा है, और फिर हम मान लेते हैं कि प्रारंभ में जो कोण था वो थीटा 0 था और बाद में जो कोण है वो थीटा 1 है, या कह लीजिए प्रारंभ में कोण कहें या कोणीय विस्थापन कहें, तो प्रारंभ में कोणीय विस्थापन थीटा 0 था और अंत में कोणीय विस्थापन थीटा 1 है। अब चलिए, अब हम इस फार्मूले का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये जो कार्य होगा यह कार्य ही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो आपको पता है कि टा इजकल टू होता है पी साइन थीटा। पिछले डेरिवेशन में हम आपको बता चुके हैं, पिछले वीडियोज में इसका डेरिवेशन कराया गया था। बल युग्म के आघूर्ण का हम डेरिवेशन कराए थे और वहाँ पर मिला था टा इजकल टू पी साइन थीटा, ये फार्मूला होता है। तो चलिए अब हम यहाँ पर u इजकल टू, यहाँ जो एंगल है ये थीटा 0 और ये थीटा 1, और टा के जगह पर हो जाएगा पी साइन थीटा और ये हो जाएगा डी थीटा। अब हम यहाँ से पी कॉमन ले लेंगे, तो जब पी कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका थीटा 0 और थीटा 1, और फिर ये हो जाएगा आपका साइन थीटा डी थीटा। अब हम साइन थीटा का समाकलन कर देंगे, तो साइन थीटा का समाकलन, चलिए इस स्टेप को हम इधर की तरफ करते हैं, या यहाँ ऊपर हम मिटा करके फिर इसको हम कर रहे हैं। और देखें फिलहाल एक स्टेप और हम यहाँ नीचे करते हैं, u इजकल टू ये हो जाएगा आपका पी, और साइन थीटा का समाकलन क्या होता है, साइन थीटा का समाकलन कॉस थीटा होता है। साइन थीटा का जो समाकलन है वो क्या होता है, जल्दी बोलिए, साइन थीटा का समाकलन माइनस कॉस थीटा। तो फिर ये हो जाएगा, हम यहाँ माइनस कर दे रहे हैं, और ये हो जाएगा कॉस थीटा, और फिर यहाँ पर हो जाएगा थीटा 0 और ये हो जाएगा ऊपर थीटा 1। अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो चलिए देखिए, अब यहाँ हम कर रहे हैं u इजकल टू माइनस पी, और हम यहाँ पर ये निश्चित समाकलन है, और निश्चित समाकलन हल करने का मेथड आपको पता है कि थीटा के जगह पे पहले ऊपर वाला मान रखते हैं और माइनस करके थीटा के जगह पे नीचे वाला मान रखते हैं। तो ये हो गया पी, और ये हो जाएगा कास, ऊपर वाला मान रखते हैं थीटा 1 और माइनस रख देते हैं नीचे वाला मान थीटा 0। अब ये u इजकल टू, अब ज़रा देखिए यहाँ पर माइनस का हम अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जब माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, जो माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका पी, और ये हो जाएगा कॉस थीटा 0 और माइनस हो जाएगा कॉस थीटा 1। तो फिर जो है ये u इजकल टू हो जाएगा पी कॉस थीटा 0 माइनस कॉस थीटा 1। ये रहा बाह्य क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक।
जहां पी क्या है, वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, ई एक समान वैद्युत क्षेत्र है, और थीटा 0 वैद्युत द्विध्रुव के द्वारा बनने वाला प्रारंभिक कोण है, और थीटा 1 क्या है, वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण के परिणाम स्वरूप बनने वाला कोण है। तो अगर आपको P का मालूम हो मान, U का मान मालूम हो, थीटा 0 प्रारंभिक कोण मालूम हो, थीटा 1 बाद वाला कोण मालूम हो, तो इस फार्मूले की सहायता से बाह्य क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा की गणना कर सकते हैं। और हमें उम्मीद है कि ये भी देखिए, ये छोटा डेरिवेशन है लेकिन इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, कई बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है। तो ये डेरिवेशन आप सभी लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और ये डेरिवेशन समाकलन पर आधारित था, इसको आप सभी लोग अच्छी तरह से तैयार करिएगा। और हमें उम्मीद है कि ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और अगर अच्छी तरह से समझ में आया है तो वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर भी कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें, और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें भी। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।